गाइस, वेलकम अगेन। मैं राजन आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं +2 क्लास की अकाउंटिंग। गाइस, वेलकम अगेन। गाइस, +2 क्लास की अकाउंटिंग में हमारी बुक शुरू हुई है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमने फर्स्ट यूनिट शुरू कर रखी है, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पर मेरा आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 तक मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताकर चला। मैं ये बताकर चला कि सोल इंडिविजुअल फर्म क्या होती है और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। सोल इंडिविजुअल फर्म में हम क्या क्या अकाउंट मेंटेन करते हैं और पार्टनरशिप फर्म में हम क्या क्या अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया कि पार्टनरशिप फर्म में हम एक स्पेसिफाइड अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि हम पार्टनर के खर्चों को, पार्टनर से जुड़े हुए खर्चों को और पार्टनर से जुड़ी हुई इनकम को अलग से रिकॉर्ड कर सके, ताकि आगे चलकर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो। और साथ ही साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, जहां पर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ समझाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी। और साथ ही साथ मैंने कुछ आइटम्स के बारे में बताया कि कौन कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यूज होती है। आओ गाइस, मैं इस आइटम को, इन सारी आइटम्स को, इन सारी ट्रांजेक्शन्स को मैं फिर से दोबारा से डिक्टेट करवा देता हूं, रिटेलीकास्ट कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, हां जी, क्योंकि पार्टनर जब अपनी कोई अमाउंट फर्म में इन्वेस्ट करता है, पार्टनर जब अपनी कोई भी अमाउंट फर्म में इन्वेस्ट करता है तो वो अमाउंट कहलाती है कैपिटल। जब पार्टनर अपनी कोई भी अमाउंट फर्म में इन्वेस्ट करता है, फर्म में लगाता है, तो वो अमाउंट कहलाती है कैपिटल। और पार्टनर उस कैपिटल के बदले में कुछ इंटरेस्ट रिसीव करना चाहता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो फर्म के लिए खर्चा होता है लेकिन पार्टनर के लिए इनकम बन जाता है। श्योर। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? जब पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज पर पैसा लेता है तो उस पर्सनल यूज पर उसे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फर्म को, जो कि फर्म उस इंटरेस्ट को रिसीव करती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो फर्म के लिए इनकम बनती है क्योंकि फर्म उसे रिसीव करती है। तीसरा, रेंट पेड टू पार्टनर। पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म ने यूज किया जिसके बदले में फर्म को उसको रेंट पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द रेंट पेड टू पार्टनर। चौथा है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स लोन, यानी कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया एंड फर्म उस लोन के बदले में उसे इंटरेस्ट पे करके चल रही है। फर्म उस लोन के बदले में या उस लोन का इंटरेस्ट पार्टनर को पे करके चल रही है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स लोन। फर्म ने पार्टनर से लोन रिसीव किया और फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर को उस लोन का। श्योर, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स लोन। वो भी फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। फर्म ने पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी यूज की, बदले में रेंट पे कर रही है, वो भी फर्म के लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। ट्रांसफर टू रिजर्व। फर्म अपने नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करती है, जो कि फर्म के लिए खर्चा बनकर चलता है, वो भी कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, वो भी एक तरह से एक्सपेंस ट्रीट होगा। दूसरा है, फर्म ने पार्टनर को कमीशन पे की है, फर्म ने पार्टनर को कमीशन पे की है कुछ उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क के लिए, जिसकी वजह से वो फर्म के लिए खर्चा बनता है, वो भी फर्म का एक्सपेंस क्रिएट होकर चलता है। फिर फर्म ने पार्टनर को सैलरी पे की है, समटाइम पार्टनर सैलरी भी रिसीव करता है क्योंकि वो अकेला काम करने वाला होता है, बाकी पार्टनर काम नहीं करते, जिस वजह से पार्टनर सैलरी रिसीव करके चलता है। तो उस केस में जब फर्म पार्टनर को सैलरी पे करती है तो वो भी पार्टनर का एक्सपेंस क्रिएट होकर चलता है, वो भी फर्म का एक्सपेंस क्रिएट होकर चलता है। सॉरी, अब ये आइटम किस किस अकाउंट में आएगी? ये तो वो वाला खर्चा है जो पार्टनर की वर्किंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। ये वो वाली इनकम है जो पार्टनर की वर्किंग से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। लेकिन रेंट पेड टू पार्टनर, ये वो वाला खर्चा है जो पार्टनर की वर्किंग से नहीं जुड़ा हुआ, पार्टनर की एडिशनल, पार्टनर ने फर्म को एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उस फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया।
और ये भी वो खर्चा है जो पार्टनर की वर्किंग से नहीं जुड़ा हुआ, जो पार्टनर की वर्किंग से नहीं जुड़ा हुआ। ये तो पार्टनर ने एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की है फर्म को, जिसकी वजह से ये खर्चा क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सो जो खर्चा पार्टनर की वर्किंग से जुड़ा होता है वो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। जो खर्चा पार्टनर की वर्किंग से नहीं जुड़ा होता, पार्टनर एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उस एडिशनल फैसिलिटी पर होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और जो वर्किंग से जुड़ा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आकर चलेगा। दोबारा बता दूं, जो खर्चा पार्टनर की वर्किंग से जुड़ा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, और जो खर्चा पार्टनर की वर्किंग से नहीं जुड़ा होता वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। या फिर ये कह सकता हूं कि जो पार्टनर एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उन एडिशनल फैसिलिटी पर जो खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आकर चलता है। श्योर। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये पार्टनर की वर्किंग से जुड़ा हुआ है खर्चा, तो ये भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। कमीशन पेड टू पार्टनर, ये भी पार्टनर की वर्किंग से जुड़ा हुआ खर्चा, तो ये भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। सैलरी पेड टू पार्टनर, ये भी पार्टनर की वर्किंग से जुड़ा हुआ खर्चा, तो ये भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आकर चलेगा। सो गाइस, आपको पता लग गया होगा कि क्यों ये खर्चे P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आकर चलते हैं। दोबारा बताता हूं सिंपल सेंस में, अगर कोई खर्चा पार्टनर की वर्किंग से जुड़ा हुआ है तो वो खर्चा P&L एप्रोप्रिएशन में आकर चलता है। अगर कोई खर्चा पार्टनर ने एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की है उस पर हुआ है तो वो खर्चा P&L अकाउंट में आकर चलता है। श्योर। अगर कोई खर्चा पार्टनर की वर्किंग से जुड़ा हुआ है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में आकर चलता है। अगर कोई खर्चा पार्टनर की वर्किंग से नहीं जुड़ा हुआ, वो पार्टनर की एडिशनल फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है, पार्टनर ने एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की है उससे जुड़ा हुआ है, तो वो P&L अकाउंट में आकर चलता है। इनकम अगर कोई पार्टनर की वर्किंग से जुड़ी हुई है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। श्योर। सो इस तरह से आपके पास ये मेरा प्रीवियस लेक्चर था जो मैंने आपको डिक्टेट कराया। होप सो आप लोगों ने ये अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो प्लीज एक बार इसे उतार सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग बहुत ही इजी अकाउंट है, आप लोगों को समझ आराम से आ जाएगा। इस अकाउंट में हमारे पास कुछ कॉलम्स आते हैं, जैसे कि ये है पर्टिकुलर और ये है अमाउंट, फिर ये है पर्टिकुलर और ये है अमाउंट। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था गाइस, आइए हम आज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग में हमने नेट प्रॉफिट निकाला था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग में हमने नेट प्रॉफिट निकाला था। मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट कहां आता है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सपोज करो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नेट प्रॉफिट कहां आएगा? डेबिट साइड में आएगा, और नेट लॉस कहां आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। श्योर। अब ये जो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड का है तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा, कहां होगा? क्रेडिट साइड में। बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट निकलता है, क्रेडिट साइड में नेट लॉस निकलता है। अब ये जो डेबिट साइड वाला नेट प्रॉफिट है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ट्रांसफर होगा। श्योर। क्रेडिट साइड में जाएगा, ट्रांसफर होगा। सबसे पहली टर्म तो ये है जो आपको याद रखनी है। सर, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस हो तो कभी भी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस हो तो कभी भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस हो तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाता, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से हमें पार्टनर के खर्चों को माइनस करना है। जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से हमें पार्टनर के खर्चों को माइनस करना है। जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से पार्टनर के खर्चों को माइनस करना है। अगर लॉस आ गया तो लॉस में से तो कुछ माइनस होता ही नहीं, लॉस तो पहले से ही एक खर्चा है, उसमें से तो कुछ माइनस कर ही नहीं सकते। तो माइनस कहां से होगा? प्रॉफिट में से होगा।
प्रॉफिट में से ही खर्चे माइनस होंगे, लॉस में से थोड़ी खर्चे माइनस हो जाएंगे। लॉस होगा तो कोई खर्चा माइनस हो ही नहीं सकता, इस वजह से हम लॉस को यहां पर शो नहीं करते। श्योर। और नेट प्रॉफिट को यहां पर शो करते हैं, उसका मीनिंग है कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से हम पार्टनर के खर्चों को माइनस कर रहे हैं। ये जो प्रॉफिट है उसमें से हम पार्टनर के खर्चों को माइनस कर रहे हैं। प्रॉफिट है इसमें से हम पार्टनर के खर्चों को माइनस कर रहे हैं। तो यहां पर आता है नेट प्रॉफिट। दूसरा मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी फर्म के लिए, ये फर्म का बन रहा है ना, ये किसका बन रहा है? फर्म का बन रहा है ना, पार्टनर का थोड़ी बन रहा है, फर्म का बन रहा है। फर्म के अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, फर्म की बुक्स मेंटेन कर रहे हो, तो फर्म का बन रहा है ना ये। श्योर। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कहां है? फर्म के लिए तो इनकम होती है, तो ये क्रेडिट साइड में आकर चलेगी, ये क्रेडिट साइड में आकर चलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, तो ये डेबिट साइड में आकर चलेगा, तो ये डेबिट साइड में आकर चलेगा, ये डेबिट साइड में आकर चलेगा। देखो सपोज करो ए को दे रहे हो, बी को दे रहे हो और सी को दे रहे हो, तो तीनों का टोटल आप अंदर लिख दोगे। श्योर। उसके बाद आपके पास आता है यहां पर टू कमीशन पेड। टू कमीशन पेड, कमीशन पेड किसको कर रहे हो? पार्टनर को। पार्टनर का नेम आ जाएगा। श्योर। ब्रैकेट में पार्टनर का नेम आ जाएगा। फर्म के लिए तो खर्चा होता है ना कमीशन पे करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए खर्चा होता है, कमीशन पे करना फर्म के लिए खर्चा होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है। श्योर। उसके बाद आता है आपका सैलरी पेड। अगर फर्म पार्टनर को सैलरी पे कर रही है तो वो भी इधर ही आएगा, यहां पार्टनर का नाम आ जाएगा। अगर फर्म सैलरी को पे कर रही है, अगर फर्म सैलरी पे कर रही है पार्टनर को, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा, फर्म का खर्चा बनकर चलेगा। अगर फर्म सैलरी पे कर रही है पार्टनर को, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा और खर्चा बनकर चलेगा। ये तो आपने पढ़ रखा है। श्योर। दूसरा यहां पर आएगा टू रिजर्व अकाउंट। जो भी हम ट्रांसफर करते हैं ना रिजर्व में, जो भी हम ट्रांसफर्स करते हैं रिजर्व में, वो यहां आएंगे डेबिट साइड में। श्योर। उसके बाद आपके पास आता है, क्या हम रेंट को मेंशन करते थे यहां पर? नहीं। रेंट तो एक एडिशनल फैसिलिटी है जिस पर फर्म का खर्चा हो रहा है। रेंट तो एक एडिशनल फैसिलिटी है जो पार्टनर प्रोवाइड कर रहा है और फर्म का उस पर खर्चा हो रहा है। श्योर। तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक एडिशनल फैसिलिटी है जो पार्टनर प्रोवाइड कर रहा है और फर्म का उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। तो इस तरह से ये आपकी सारी आइटम्स होगी P&L एप्रोप्रिएशन की। ऑल आइटम्स हो गई सारी P&L एप्रोप्रिएशन की। कुछ रह गई हो? सर 1 2 3 4 5 6 7 सर सारी आइटम्स हमारी हो चुकी हैं। अगर आप इस साइड का टोटल करते हो और इस साइड का टोटल करते हो तो बैलेंस फिगर सिर्फ एक ही जगह निकलती है, वो निकलती है सिर्फ यहां पर, क्योंकि यहां कभी भी बैलेंस फिगर नहीं निकलेगी। बैलेंस फिगर आपकी इस अकाउंट में सिर्फ यही निकलेगी। इस अकाउंट का एक रूल है, यहां पर कभी भी बैलेंस फिगर नहीं निकलेगी, बैलेंस फिगर सिर्फ यहां निकलेगी। यहां पर कभी भी बैलेंस फिगर नहीं निकलेगी, बैलेंस फिगर सिर्फ यहां निकलेगी। श्योर गाइस? यहां पर कभी भी बैलेंस फिगर नहीं निकलेगी, बैलेंस फिगर सिर्फ यहां निकलेगी। अगर यहां पर बैलेंस फिगर निकल भी जाती है तो वो बनेगा लॉस। समटाइम निकल भी जाती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जब बैलेंस फिगर यहां पर निकलती है। तो अगर यहां बैलेंस फिगर निकलती है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। P&L में तो नेट प्रॉफिट कहते थे ना, यहां पर हम कहेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये होती है यहां की बैलेंस फिगर। श्योर गाइस? अगर डेबिट साइड में बैलेंस फिगर निकलती है वो कहलाती है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस फिगर। अगर यहां पर बैलेंस निकलती है वो होती है लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। श्योर?
दैट इज द बैलेंस फिगर। ओके, ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं दोबारा से बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है तो वो डेबिट होगा, कमीशन पेड फर्म के लिए खर्चा होता है वो डेबिट होगा, सैलरी पेड फर्म के लिए खर्चा होता है तो वो डेबिट होगा। बकाया कंडीशन ये आती है कि कमीशन जो फर्म पे करती है, सैलरी जो फर्म पे करती है वो पार्टनर को पे कर रही हो, अगर वो किसी और को पे कर रही है तो वो P&L अकाउंट में आएगा। उसके बाद रिजर्व में जो पैसा जाता है वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। इधर नेट प्रॉफिट आता है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। अगर यहां बैलेंस फिगर बचती है तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर यहां बैलेंस फिगर बचती है तो वो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आएगा। और नीचे हम लगा देंगे टोटल, ये होगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो आपको याद करना है। श्योर गाइस, इस फॉर्मेट को जल्दी से उतार लीजिए प्लीज। तो प्रोविजन डिस्कस करके चलते हैं हम आपके पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो मैंने प्रोविजन डिस्कस कर दिया था अपनी लास्ट क्लास में। अब हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन देखिए गाइस, कहता है इफ पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन, इफ पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन, इफ पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज मेंशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ब्रीफली मेंशन, तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? अलाउड होगा। Sure. Second, if deed is not maintained, अगर deed maintain नहीं है, sure, then no interest on drawing is allowed. No interest on drawing is allowed. तब कोई भी interest on drawing allowed नहीं होगा। Sure guys. अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उस डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में लिखा हुआ है, तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं हुई तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आती है रिम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन गिवन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी गिवन टू पार्टनर, या वर्ड यूज कर सकते हैं सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी गिवन टू पार्टनर। इस केस में हमें क्या लिखना है? कहता है इफ पार्टनरशिप डीड इज मेंटेन, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, श्योर, एंड there is mention about salary, there is mention about salary, then salary is given, then salary is given to partner, salary is given to partner. If deed is not maintained, if deed is not maintained and there is no mention, there is no mention, or there is no mention about salary in deed, there is no mention about salary in deed, then no salary is given, then no salary is given to partner। कहता है अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम देकर चलेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में ब्रीफली लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देकर चलेंगे।
अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है, बनी हुई है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में ब्रीफली लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम देकर चलेंगे। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देकर चलेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है एंड देयर इज नो मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देयर इज नो मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। श्योर? अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दो। श्योर? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना। श्योर? अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होगा। श्योर? अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में ब्रीफली लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई और उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में मेंशन नहीं है, देयर इज नो मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो उस केस में क्या होगा? पार्टनरशिप डीड को उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होगा। श्योर? मैं साइड में बनाता हूं कॉलम। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड है, ये मेंटेन है और प्लस इसमें मेंशन है अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में, तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड होगा। श्योर? दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, अगर पार्टनरशिप डीड नोट मेंटेन है तो उस केस में क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड, तब कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड नहीं होगी। तीसरा, पार्टनरशिप डीड तो मेंटेन है, पार्टनरशिप डीड मेंटेन है बट देयर इज नो मेंशन, उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में, देयर इज नो मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड, तो उस केस में क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अलाउड। यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, मेंटेन है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसमें मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तभी मिलेगा जब ये दो कंडीशन होंगी। श्योर? अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तब भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। श्योर? यही बात आती है आपकी रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, यही बात आती है आपकी रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और उसमें मेंशन है रेम्यूनरेशन को लेकर, उसमें मेंशन है रेम्यूनरेशन को लेकर, ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड मेंटेन है और रेम्यूनरेशन को लेकर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो रेम्यूनरेशन अलाउड होगी, तब उस केस में रेम्यूनरेशन अलाउड होगी, उस केस में रेम्यूनरेशन अलाउड होगी, उस केस में रेम्यूनरेशन अलाउड होगी। श्योर? ओके? अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उसमें मेंशन है रेम्यूनरेशन को लेकर तब रेम्यूनरेशन अलाउड होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो नो रेम्यूनरेशन इज अलाउड, तो कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगी, तो कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई। और अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उसमें रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, उसमें सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो देन नो रेम्यूनरेशन इज गिवन, देन नो रेम्यूनरेशन इज गिवन। गाइस, हम रेम्यूनरेशन को सैलरी कहते हैं, हम रेम्यूनरेशन को सैलरी कहते हैं, इतना मीनिंग तो पता होगा सबको, नहीं पता तो एक बार कंसीडर कर लीजिएगा। हम रेम्यूनरेशन को सैलरी कहते हैं।
अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, रेम्यूनरेशन उसमें मेंशन है, तो रेम्यूनरेशन अलाउड होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उसमें रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कोई भी रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगी। श्योर? सो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। दोबारा से डिस्कस कर देता हूं। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, उसमें रेम्यूनरेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो ही रेम्यूनरेशन मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है लेकिन रेम्यूनरेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। यही सारा केस अलाउड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर भी। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अलाउड होकर नहीं चलेगी। श्योर गाइस? तो ये थे कुछ प्रोविजन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कहता है कि लोन इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन एवरी केस। इंटरेस्ट हर केस में दिया जाएगा। इंटरेस्ट कोई भी केस हो, इन तीनों में से कोई भी केस हो, हर केस में इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। रेट कितना होगा? 6% पर एनम। रेट कितना होगा? 6% पर एनम। ये बात आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में याद रखनी है। उसके बाद आपके पास पॉइंट आता है, ये थर्ड था, आपके पास फोर्थ आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके बारे में मैं करवा चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसके बारे में मैं करवा चुका हूं, ऑलरेडी डन है। फिफ्थ आता है आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। श्योर? यहां पर मैं इसका टेबल बना देता हूं। अगर तो डीड मेंटेन है, अगर डीड मेंटेन है, तब जो रेशो लिखी हुई है, जो रेशो लिखी हुई है वही होगी, वही होगी। अगर डीड मेंटेन है तो जो रेशो लिखी हुई है वही होगी। श्योर? अगर डीड मेंटेन है, द रेशो विच इज, द रेशो विच इज रिटन, जो रेशो लिखी हुई है, दैट इज अप्लाइड, दैट इज अप्लाइड। श्योर? अगर डीड नॉट मेंटेन है, अगर डीड नॉट मेंटेन है, देन क्या लगेगी? इक्वल रेशो। तब वो अपने इक्वल रेशो में डिवाइड कर देंगे, 1:1 की रेशो में। तब वो 1:1 की रेशो में पैसा डिवाइड कर देंगे। अगर डीड मेंटेन है तो जो रेशो लिखी हुई है उसी रेशो को हम अप्लाई कर देंगे। अगर डीड नॉन मेंटेन है तो इक्वल रेशो लगेगी। अगर डीड मेंटेन है बट रेशो नहीं उस केस में लिखी हुई, तो उस केस में हम इक्वल रेशो कर देंगे। अगर डीड मेंटेन है और रेशो लिखी हुई है तो वही रेशो लगेगी। अगर डीड मेंटेन नहीं है तो इक्वल रेशो लगेगी। अगर डीड मेंटेन है बट रेशो नहीं लिखी हुई, तब भी इक्वल रेशो लगकर चलेगी। दैट इज अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये थे आपके कुछ प्रोविजंस। सो गाइस, ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, जो हमने आप लोगों के सामने प्रोविजंस को डिस्कस किया, कुछ बातें बेसिकली समझाई, और होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। गाइस, मैं फिर से कहता हूं कि जो हमारी क्लासेस है 9th 10th और 11th 12th की
नॉन मेडिकल को लेकर और कॉमर्स को लेकर हमारी क्लासेस डेली टू डेली आपको मिलती रहेंगी। गाइस, कॉमर्स की क्लासेस का जो टाइमिंग है, +2 क्लास आपको सुबह 10 बजे मिलेगी और +1 क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगी इन अ रूटीन मैनर। श्योर गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर डेली जो फ्रेश नोटिफिकेशन है उसे रिसीव कीजिएगा। हम चाहते हैं कि ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और उस हर बच्चे तक पहुंच सके जो उसे अवेल कर सकता है। गाइस, हमारी इंफॉर्मेशन उन बच्चों तक भी पहुंचाने की कोशिश रहती है जो कुछ पुअर सेक्शन के हैं, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। सो गाइस, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों के कोऑपरेशन से हम अपनी नॉलेज को हर जगह स्प्रेड कर सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू वॉकिंग क्लासेस। मैं राजन आपको पढ़ाने जा रहा हूं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और 11th क्लास की अकाउंटेंसी। गाइस, मैं आपकी अकाउंटेंसी के कुछ डाउट्स को क्लियर करके चलूंगा। यहां पर गाइस हमारी एक फैकल्टी है दिनेश सर, वो आपके सामने